हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। और आज जो लेक्चर सीरीज हमने इकोनॉमी की शुरू कर रखी है उसमें मनी एंड बैंकिंग जो पिछले 5 दिन से डिस्कस हम कर रहे हैं उसी के बारे में आज का जो लेसन है वो होगा। और ये जानेंगे कि यूपीएससी ने कौन कौन से पीवाईक्यू पूछे हैं, प्लस हमारा जो आज का लेसन है वो ज़्यादा मनी के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? मनी के ऊपर होगा। क्लियर ऑन दिस? इसमें कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है। आज रेफरेंस टू कंटेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम सीखेंगे मनी क्या होती है, एवोल्यूशन ऑफ मनी को देखेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मनी जो है वो होती है, जैसे कि फिएट मनी, कमोडिटी मनी, पेपर मनी, इन सब चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया जाएगा हमारे द्वारा। और फिर लास्ट में जो है वो CDR इसको देखेंगे, RDR को देखेंगे, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो इसको देखेंगे। और लास्ट में जो है टाइप्स ऑफ मनी में देखेंगे, जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है M0, M1, M2, M3 और M4 में क्या डिफरेंस होता है, नैरो मनी, रिजर्व मनी, इन सब चीजों में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जो है वो कर दीजिए ताकि ज्यादा लोग जो है वो इसका फायदा उठा पाए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि मनी जो है वो होती क्या है। क्लियर ऑन दिस? मनी का अगर मीनिंग देखें तो होता क्या है, मनी एक ऐसी कॉमोडिटी है जिसको एवरीवेयर एक्सेप्टेंस जो है वो मिली हुई है। ठीक है, तो मनी इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड ये है, मनी इज एनीथिंग दैट कैन बी जनरली एक्सेप्टेड एज अ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी चीज जो एक्सेप्ट की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, तो उसको जो है वो मनी का दर्जा हम लोग दे देते हैं। मनी इज द मोस्ट लिक्विड। मनी जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है एंड इजी टू सेल इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। ठीक है, और मनी जो है वो आपको समझ आ गया कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड चीजों के लिए यूज होगी। सेकंड जो है, अगर एवोल्यूशन की बात करें, अगर पुराने टाइम पे देखें तो पहले कौन सा सिस्टम हुआ करता था? बार्टर सिस्टम। इसमें क्या होता था कि चीजों को बेचा जाता था और चीजों के बदले चीजें ही ली जाती थी, लेकिन करेंसी जैसा या मनी जैसा कुछ भी नहीं था। क्लियर ऑन दिस? अब इसमें प्रॉब्लम जो है वो ये होती थी कि जैसे मान लो मुझे आज राइस खरीदनी है और मेरे पास जो सरप्लस में है वो है मिल्क। क्लियर ऑन दिस? खरीदना क्या है मैंने? राइस। और मेरे पास आज जो सरप्लस में है वो क्या है? मिल्क। अब मिल्क को मैं बेच के राइस जो है वो ले सकता हूं, यही होगा। ठीक है, इसी सिस्टम को कौन सा सिस्टम बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। पर लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो है वो ये है कि मेरे पास मिल्क है जो कि एक पेरिशिएबल आइटम है। पेरिशिएबल आइटम वो होती है जो 3 दिन में 4 दिन में खराब हो जाती है। अब ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूं कि जिसको जो है वो मिल्क चाहिए और वो बदले में मुझे राइस देगा, जिसके पास राइस का सरप्लस हो। तो ये जो कोइंसिडेंस है, ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स इसको बोला जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस सिस्टम को जो है खत्म कर दिया गया था। क्लियर ऑन दिस? सिस्टम में प्रॉब्लम क्या आई, समझ आया आपको? प्रॉब्लम बेसिक सी ये है कि बहुत मुश्किल है कि ये कोइंसिडेंस हो कि मेरे पास जो चीज है और सामने वाले को जो चाहिए वो सेम हो। ठीक है, और इसी चीज के चलते जो है वो नेक्स्ट मनी को लाया जाता है, जिसको बोलते हैं कमोडिटी मनी। क्लियर ऑन दिस? उसके बाद जो नेक्स्ट मनी आती है उसको बोला जाता है मेटेलिक मनी, और उसके बाद जो मनी है उसको बोला जाता है पेपर मनी। क्लियर ऑन दिस? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी जो है वो ये है। राइट नाउ बैंक मनी भी है, जिसमें क्या आता है, बेसिकली चेक वगैरह आते हैं। और वर्चुअल मनी वो है जिसकी एक्चुअल में एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है, जो डिजिटल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। क्रिप्टो करेंसी जो है वो इसकी एग्जांपल है। क्लियर ऑन दिस? यहां तक कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब एक एक करके जानते हैं। सबसे पहली कौन सी मनी के बारे में देखेंगे? कमोडिटी मनी के बारे में। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ मनी। ठीक है, जो बेसिकली होगा क्या कि जब भी कोई करेंसी होती है, ठीक है, मान लो मेरे पास एक सिल्वर का कॉइन है। अब वो जो कॉइन है उसकी दो वैल्यूज है, एक होती है फेस वैल्यू और एक होती है उसकी इंट्रोन्सिक वैल्यू। इंट्रोन्सिक वैल्यू वो है कि अगर उसकी फेस वैल्यू नहीं भी चल रही तो उसमें खुद की एक अपनी वैल्यू है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। क्लियर ऑन दिस? तो कमोडिटी मनी जो है वो इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए जो है वो आप देखिए, इट्स अ काइंड ऑफ मनी इज अ फिजिकल गुड विद इंट्रोन्सिक वैल्यू।
कोई भी ऐसी चीज जिसकी अपनी खुद की एक वैल्यू है और उसके ऊपर एक फेस वैल्यू भी लगी हुई है, तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रख देते हैं? कमोडिटी मनी में रख देते हैं। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड, तो ये सब इसकी एग्जांपल है। क्लियर ऑन दिस? तो अगर इसके करेक्टर्स की बात करें तो बेसिकली इसके करेक्टर्स क्या क्या होंगे? तो 4 करेक्टर्स हैं जो बेसिकली इसके होते हैं। पहला होता है ड्यूरेबल, सेकंड डिविजिबल, थर्ड इजीली एक्सचेंजेबल, और फोर्थ जो है वो क्या होता है? रेयर। क्या क्या करेक्टर्स हैं इसके? ड्यूरेबल है, इजीली एक्सचेंजेबल है। क्लियर ऑन दिस? डिविजिबल है। डिविजिबल क्यों माना गया? क्योंकि अगर मैंने मान लो मिल्क देना और राइस लेने हैं मैंने, जो हमने पिछले सिस्टम में देखा था, जो प्रॉब्लम आई थी, अब उस केस में एग्जैक्टनेस कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन इस केस में तो एग्जैक्टनेस कैलकुलेट की जा सकती है। इसी वजह से लिखा ड्यूरेबल, डिविजिबल, इजी टू एक्सचेंज एंड रेयर। तो ये सब जो है ये फीचर्स होते हैं किसके? कौन सी मनी के? कमोडिटी मनी के। क्लियर ऑन दिस? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ गई फिएट मनी। फिएट मनी क्या होती है? फिएट मनी कोई ऐसी मनी होती है जो सरकार के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई है। किसके द्वारा इशू की गई है? गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई है। और कोई वो जो मनी है वो एक्चुअल में बैक्ड नहीं है किसी भी कमोडिटी के बेसिस पे, ठीक है, जैसे कि गोल्ड हो गया। और फिएट मनी हैज फेस वैल्यू। फिएट मनी की जो अपनी एक फेस वैल्यू है वो होती है। क्लियर ऑन दिस? फिएट मनी का पहले खासियत जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि इशू बाय द गवर्नमेंट, इशू बाय द गवर्नमेंट। क्लियर ऑन दिस? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये आ गया, सिंस फिएट मनी गिव्स सेंट्रल बैंक कंट्रोल ओवर हाउ मच मनी टू बी प्रिंटेड। फिएट मनी जो है वो सेंट्रल बैंक को इस चीज की परमिशन देती है और ये पावर देती है कि जो आपकी सर्कुलेशन में मनी है उसको आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल आप कर सकते हैं। क्लियर ऑन दिस? द वैल्यू ऑफ फिएट मनी इज डिटर्मिन्ड बाय द रिलेशन बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। फिएट मनी की जो वैल्यू है वो किस बेसिस पे डिफाइन की जा सकती है? ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। व्हेन फिएट मनी इज बैक्ड बाय गोल्ड और सिल्वर, जब फिएट मनी जो है वो गोल्ड और सिल्वर के द्वारा उसको बैकिंग जो है वो प्रोवाइड होती है, तो उसको रिप्रेजेंटेटिव मनी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रिप्रेजेंटेटिव मनी के नाम से। क्लियर ऑन दिस? होप्स ऑफ फिएट मनी जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या चीजें हैं। नेक्स्ट कौन सा है? फिड्यूशरी मनी। अब इस केस में क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। इस केस में बेसिकली होगा क्या कि आपका किसी भी सिस्टम के ऊपर जो विश्वास है, क्लियर ऑन दिस, उस विश्वास के बेसिस पे होगा। जैसे कि इट्स अ काइंड ऑफ मनी दैट इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ड्यू टू विच थिंग? ड्यू टू ट्रस्ट विच एग्जिस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। क्लियर ऑन दिस? जैसे कि कोई ऐसी मनी जिसमें जो देने वाला व्यक्ति है, जो उसको पैसे दे रहा है, उसका भी विश्वास है और जो पैसे उससे ले रहा है उसका भी विश्वास है, तो उसको जो है वो कौन सी मनी बोल देते हैं? ओके। नेक्स्ट, द करंट मॉनेटरी सिस्टम इज हाईली जुडिशरी इन नेचर। मीनिंग इसका क्या बना? व्हेन अ बैंक प्रॉमिस टू पे इट्स कस्टमर in different types of money and the consumer can sell or transfer the promise to someone else is known as the this money। अब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने जो है वो चेक दिया किसी को, अब उस व्यक्ति को ये यकीन है कि मेरा जो चेक है वो लग जाएगा। पहली चीज इसमें क्या आई? ट्रस्ट। सेकंड ये हुआ कि उस चेक पे मैंने नाम मेंशन नहीं किया था, अब वो चेक जो है वो तीसरे किसी पर्सन को दे दिया गया, जो मैंने दिया किसी सेकंड पर्सन को था, तो उस केस में वो किस मनी की एग्जांपल है? इसकी एग्जांपल है। क्लियर ऑन दिस? इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आ गया पेपर मनी क्या होती है। कौन सा? पेपर मनी जो है वो क्या होती है? सबसे पहले देखिए, पेपर मनी बेसिकली जो है वो लीगल टेंडर होगा, यानी कि जिस देश में भी उसको लागू किया जा रहा है उस देश की जुरिस्डिक्शन के अंदर जो है उसको कोई भी डिक्लाइन नहीं कर सकता लेने से। क्लियर ऑन दिस? तो ये पहली चीज है, और ये एक काइंड ऑफ फिएट मनी ही है क्योंकि सरकार के द्वारा ही प्रोड्यूस की जा रही है। अगर भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने जो कॉइन्स निकाले जाते हैं, ठीक है, वो कॉइनेज एक्ट 1909 के तहत निकाले जाते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ लीगल मनी विच इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बोला जा सकता है। सेकंड जो है वो ये है कि आरबीआई का जो 1934 वाला एक्ट है
आरबीआई का जो 1934 वाला एक्ट है, उसी एक्ट के तहत आरबीआई को ये पावर मिलती है कि वो करेंसी जो है वो प्रिंट कर सकता है। और क्योंकि वो करेंसी प्रिंट कर सकता है तो इस वजह से पेपर मनी की वो एग्जांपल है। फिएट मनी एंड पेपर मनी काइंड ऑफ सेम थिंग्स है। अब नेक्स्ट यूपीएससी 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में था क्या, इसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड एसिड। लिक्विड क्या होता है, जिसको सबसे पहले आप करेंसी की फॉर्म में यूज कर सकते हो। उन्होंने ये बोला कि इसको अरेंज करो, सीक्वेंस में अरेंज करो कि जो सबसे ज्यादा डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले जो सबसे ज्यादा लिक्विड है उसको रखो, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ये करते रहो। ठीक है, इन चारों में से आप सबको पता होगा कि करेंसी जो है वो सबसे ज्यादा क्या है, लिक्विड है। क्लियर ऑन दिस। तो ऑप्शन 1 में 4 आएगा, और 4 जो है वो सिर्फ दो ऑप्शंस में ही है, तो ये दोनों जो है वो चले गए। अब ऑप्शन 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब नेक्स्ट आ गया 3। तीसरा वाला जो है वो सेविंग डिपॉजिट विद बैंक है, और एक है डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। बैंकिंग सिस्टम से हर कोई जो है वो संबंध रखता है। अब आपको पता होगा कि सेविंग डिपॉजिट विद द बैंक और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ये जो है ये ज्यादा लिक्विड होता है। तो इस वजह से 4 के बाद जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर उसके बाद देखें तो फिर कौन सा होता है, वो होता है सेविंग डिपॉजिट्स। और अगर उसके बाद देखें तो ज्यादा लिक्विड कौन सा होता है, जो समय की हम लोग एफडी बना देते हैं, टाइम डिपॉजिट। ठीक है, जैसे 2 साल के लिए हमने जो है वो पैसा कहीं बैंक में रख दिया, तो इसका जो आंसर है वो सीधा सा क्या बन गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ मुश्किल था इस एमसीक्यू में? क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट आ गया करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होती है। करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या होती है? बेसिकली क्या होता है, ये दो चीजों की रेशियो है। पहली चीज क्या है, पब्लिक के पास जो करेंसी है वो, ठीक है। अब एक चीज देखिए सिंपल सी, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी, जो लोगों के पास करेंसी है उनके हाथ में, उसका रेशियो है, प्लस जो बैंक ने डिपॉजिट रखे हुए हैं उन दोनों चीजों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं सीडीआर। क्या बोलते हैं, सीडीआर। इसके सिंपल से किन चीजों का रेशियो है, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक अपॉन, और कौन सी चीज थी जी, जो बैंक के पास डिपॉजिट के फॉर्म में रखा है। अब एक चीज देखिए, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में सीडीआर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज के है, मनी हेल्ड बाय द पब्लिक के। और अगर मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इंक्रीज होगी तो हम बोल सकते हैं सीडीआर वो भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर ऑन दिस। और ये हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लोगों के पास पैसा है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि पीपल जो है वो प्रेफर किसको करते हैं, लिक्विड एसिड की फॉर्म में। ठीक है, ये लोगों के बिहेवियर को भी दर्शाता है। ठीक है, इवन अगर आप एग्जांपल लें, सीडीआर, सीडीआर बेसिकली क्या चीज है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। वो करेंसी जो लोगों के हाथ में है डिवाइड बाय जितने भी डिपॉजिट लोगों के बैंक अकाउंट में है, उसका जो रेशियो होता है उसको सीडीआर के नाम से बोला जाता है। अब एक चीज देखिए, सीडीआर सीधा सा ये रिप्रेजेंट करता है कि लोग अपने पास कैश रखना जो है वो पसंद करते हैं या नहीं करते। क्लियर ऑन दिस। अब यदि कोई फेस्टिवल सीजन होगा, मान लो दिवाली का सीजन चल रहा है, अब उस केस में सीडीआर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे, क्योंकि उस समय जो है क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो लोग अपने हाथ में पैसा रखना जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो यही एक रीजन है कि सीडीआर की वैल्यू उस समय इंक्रीज हो जाती है। अगर इस पे एमसीक्यू या कोई क्वेश्चन बनाना होगा यूपीएससी ने तो वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है, कि सीडीआर जो है वो एक बिहेवियर के बेसिस पे है, डिफाइन किया जा सकता है, ऑब्वियसली किया जा सकता है। इंक्रीज और डिक्रीज होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यस, इंक्रीज डिक्रीज जो है वो बेसिस ऑफ सीजन होता है। ठीक है, तो सीडीआर जो है वो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है वो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। क्या आ गया, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो बेसिकली क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, जितने इट इज एक्चुअली द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक कीप एज रिजर्व। ये वो प्रोपोर्शन होता है जो कमर्शियल बैंक एज अ रिजर्व रखते हैं, किसके पास, आरबीआई के पास। आरबीआई के पास सीआरआर की फॉर्म में रखा जाएगा।
SLR की फॉर्म में रखा जाएगा। क्लियर ऑन दिस? कोई भी ऐसी चीज जो एज अ रिजर्व रखी गई है आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, तो उसको जो है हम डिपॉजिट, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो के नाम से जानते हैं। क्लियर ऑन दिस? अगर मान लो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जो है वो ज्यादा हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि बैंक जो है वो ज्यादा पैसा अपना आरबीआई के पास रख रहे हैं ताकि जो है वो फाइनेंशियल सिस्टम में और ज्यादा स्टेबिलिटी जो है वो आ पाए। तो ये सिंपल सा मीनिंग होता है। अब आगे जानते हैं। ठीक है, अगर मान लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसी कोई स्टेटमेंट है कि अगर सीआरआर और एसएलआर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट इस पे रिजर्व डिपॉजिट रेशियो पे क्या आएगा? तो अगर सीआरआर और एसएलआर इंक्रीज कर रहे हैं तो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्लियर ऑन दिस? अगर ये कम हो रहे हैं तो ये ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट आ गया, बैंक होल्ड द पार्ट ऑफ मनी दैट पीपल कीप एज देयर बैंक डिपॉजिट। ठीक है, बैंक जो है वो कुछ मनी जो है वो रिजर्व की फॉर्म में अपने पास रखते हैं विच इज नोन एज रिजर्व मनी, एंड लोन आउट द रेस्ट ऑफ द वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। क्लियर ऑन दिस? कुछ मनी एज अ रिजर्व बैंक के द्वारा रख ली जाती है और बाकी जो मनी है वो एज अ लोन लोगों को दे दी जाती है। अब बैंक यूज दिस रिजर्व टू मेट द डिमांड फॉर कैश बाय द अकाउंट होल्डर। ये बैंक इस वजह से रखते हैं ताकि जो कैश होल्डर की डिमांड है ये फुलफिल कर पाए। कॉमर्शियल बैंक जो है वो इस चीज को बोरो करते हैं। क्लियर ऑन दिस? अब नेक्स्ट इसके ऊपर एमसीक्यू जो है वो इसको ध्यान से देखते हैं एक बार। व्हेन द, कब पूछा गया था? यूपीएससी 2010 में पूछा गया था। व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेट। ठीक है, कैश रिजर्व रेट पे आरबीआई ने बोला कि इसको इंक्रीज कर देते हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड। अगर ज्यादा पैसा जो है वो रिजर्व की फॉर्म में हम आरबीआई के पास जमा करवा देंगे तो कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर ऑन दिस? कैश पैसा, रिजर्व जो जमा करवाना है रेट। ठीक है, कैश रिजर्व रेट लिखा हुआ है और ये बोला गया कि ये इंक्रीज हुआ है, यानी कि ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना होगा। अगर ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक ने आरबीआई के पास रखा है, इनके खुद के पास जो पैसा होगा उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी और उसकी वैल्यू इतनी कम हो जाएगी कि वो जो है वो लोन देने में भी कमी देखने को मिलेगी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आया? इजी था एमसीक्यू, कोई मुश्किल तो नहीं था इसमें। क्लियर ऑन दिस? ठीक है, अभी होप्स हो आपको सीडीआर और आरडीआर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ये कई बार क्वेश्चन आया कि व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेड, ये क्या होता है? इसको ध्यान से समझते हैं। मान लो ये एक बैंक है। क्लियर ऑन दिस? इसके पास लोग जो है वो अपना पैसा लेके आए, लोगों ने जो है सेविंग के फॉर्म में यहाँ पे अपना पैसा जो है वो रख दिया। अब इसके पास बिजनेसमैन ने भी उसको अप्रोच किया इस बैंक को, और बिजनेसमैन ने क्या बोला कि हमें जो है वो लोन दे दिया जाए। अब जो इन लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा मान लो 4% का, और इनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा वो होगा 10% का। और बीच में जो बीच में जो कमर्शियल बैंक होगा जो कि पैसा कमाएगा उस चीज को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्प्रेड। क्लियर ऑन दिस? स्प्रेड एक्चुअल में क्या है? डिफरेंस है जो जिस व्यक्ति को लोन दिया उससे जो रेट आ रहा है माइनस जो हमने आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट उन लोगों को देना है जिनकी सेविंग जो है वो हमारे बैंक में है। इन दोनों चीजों का जो डिफरेंस है उसको क्या बोला जाता है? स्प्रेड बोला जाता है। क्लियर ऑन दिस? और यही चीज जो है वो प्रॉफिट डिटरमिन भी करता है। क्लियर ऑन दिस? कमर्शियल बैंक में पूरा का पूरा यही समझा रखा है। क्लियर ऑन दिस? एग्जाम्पल देके समझा रखा है इसको। अब नेक्स्ट जो है वो आगे चलते हैं। एक एमसीक्यू जो है वो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। अब एमसीक्यू में पूछा गया बेसिकली वो देखते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट ऑफ ए कमर्शियल बैंक। कौन सी ऐसी चीज है कि जो कमर्शियल बैंक के एसेट में जो है वो नहीं काउंट की जाती? कौन सी ऐसी चीज है जो कमर्शियल बैंक के एसेट में नहीं काउंट होती? पहला है एडवांसेस, सेकंड है डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट्स, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। बताइए क्या आंसर है इसका?
इसका आंसर है डिपॉजिट्स। कैसे? क्योंकि ये मान लो कोई बैंक है, अब जो लोगों का पैसा इसमें है, ये अगर आपको पता होगा कि सिंपल जो एक तरफ लाइबिलिटीज होती हैं, एक तरफ क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। क्लियर ऑन दिस? एसेट और लाइबिलिटी। एसेट वो है जो हमें पैसा देंगे, लाइबिलिटी वो है जो हमने पैसा देना है। अब उन्होंने बोला कि डिपॉजिट क्या एसेट होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। कौन सी चीज एसेट नहीं है? जो लोगों का पैसा बैंक में पड़ा है वो एक्चुअल में बैंक की एसेट थोड़ी है, वो तो लाइबिलिटी है। बैंक जो है वो इस चीज के ऊपर है कि वो पैसा देगा लोगों का, कल को अगर वो देने के लिए लेने के लिए आ जाए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि डिपॉजिट्स भी जो है वो एसेट है? नहीं बोल सकते। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस? अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो डिमांड फॉर मनी के बारे में डिस्कस करते हैं। मनी के केस में बेसिकली क्या होता है कि डिमांड फॉर मनी होता है कि किस चीज के लिए मनी को यूज किया जा रहा है। बेसिकली डिमांड फॉर मनी को जो है हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। ठीक है, पहली कौन सी होती है? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। सेकंड होती है प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। कौन सी मनी है? प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। और तीसरी वाली होती है, उसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो है वो बेसिकली क्या होगा, ऐसी मनी जिसको जो है हम रोजाना की चीजें खरीदने या बेचने में इस्तेमाल करेंगे, उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। वो मनी जिसको हम रोजाना के खर्चों करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी जो है वो बेसिकली क्या होगा कि आने वाला समय अगर क्राइसिस ना आ जाए, क्राइसिस अगर आगे मान लो, तो उस समय जो पैसा हमने सेविंग के फॉर्म में एज अ रिजर्व के फॉर्म में रखा हुआ उसको बोलते हैं प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी। ये बैंक के केस में नहीं है, ये नॉर्मल लोगों के केस में बात की जा रही है। ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्लियर है? वो पैसा जो डे टू डे ट्रांजैक्शन को करने के लिए यूज होगा। प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी क्लियर है? वो पैसा जो क्राइसिस के समय यूज किया जाएगा, एज अ रिजर्व साइड में रखा गया। और लास्ट वाला होता है, उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी सिंपल सी वो पैसा है जिसको इन्वेस्ट किया गया है मेरे द्वारा, ताकि आने वाले समय में वो मुझे रिटर्न जो है वो दे। ठीक है, मान लो मैंने कोई ऐसी मशीनरी एस्टेब्लिश कर दी या फिर कोई ऐसा शॉप ओपन कर दी जो आने वाले 6 महीने 1 साल तक मुझे पैसा जो है वो लगातार देने वाला है। तो वो जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। वो स्पेकुलेशन जो आपने लगाई है, जो अंदाजा आपने लगाया है कि इससे इतना पैसा मुझे आ सकता है, तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी। तो डिमांड फॉर मनी जो है वो क्लियर है। इंडिया के केस में जो है वो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बहुत ज्यादा है। और यही डिमांड फॉर मनी का अगर मान लो एक सर्कल है, तो उसमें ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो है वो ज्यादा है, जो कि कुछ हद तक सही चीज जो है वो नहीं है। कुछ हद तक सही चीज इस वजह से नहीं है कि अगर स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी ज्यादा होगा तो उससे क्या है कि इन्वेस्टमेंट आती है। स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी क्या होता है? जो इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। अगर स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी ज्यादा है तो उससे इन्वेस्टमेंट होगी और ज्यादा इकोनॉमी में। और एक्चुअल में सिर्फ अगर एक चीज, एक डिमांड फॉर मनी इंक्रीज कर दी जाए इकोनॉमी में, विच इज स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी, तो बाकी जो डिमांड फॉर मनी है, जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है और दूसरा कौन सा था, प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी, ये अपने आप जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसका सिंपल सा रीजन यही है कि अगर स्पेकुलेशन डिमांड फॉर मनी ज्यादा है, यानी कि लोग जो है वो पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, इससे क्या होगा, लोगों की इनकम जनरेशन होगी। अगर इनकम जनरेशन हुई है, उस इनकम को लोग स्पेंड भी करेंगे, और उस चीज के चलते जो है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ज्यादा हो जाएगा। और ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी क्योंकि इनकम जनरेशन हुई है, अब उस इनकम से लोग पैसा सेव भी करेंगे। किस चीज के लिए? प्रिकॉशन डिमांड फॉर मनी के लिए, या कोई क्राइसिस की सिचुएशन के लिए। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि तीनों डिमांड फॉर मनी जो है वो आपस में लिंक्ड है। क्लियर ऑन दिस? डिमांड फॉर मनी वाला कॉन्सेप्ट होप्स हो कि आपको क्लियर जो है वो हो गया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू यूपीएससी 2012 में पूछा गया था, इसको देखते हैं क्या पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई। कौन सी ऐसी चीज है जिससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाएगी? अब एक एक चीज को ध्यान से देखेंगे और लिंकेजेस बनाएंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या है। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक।
मनी सप्लाई क्या होनी है, इंक्रीज होनी है, तो सिर्फ इंक्रीज का ये लगा दिया मैंने। पहला इन्होंने क्या पूछा, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, अगर सेंट्रल बैंक जो है उसने पब्लिक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली है और लोगों को जो है वो बदले में पैसा दे दिया है, तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली होगी इससे इंक्रीज। तो वन जो है वो है ऑप्शन में, तो ये भी गया और ये भी गया। अब मुझे सिर्फ एक ऑप्शन देखना है विच इज 3। सेकंड में ना भी देखूं, फोर्थ में ना भी देखूं, बस मुझे 3 देखना और 1 देखना, क्योंकि 50% तो हमारा सॉल्व हो ही गया। अब देखो तीसरे वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अगर सरकार जो है वो सेंट्रल बैंक से पैसा उधार ले लेती है, अब सरकार जो पैसा उधार लेगी ये तो है नहीं कि वो कहीं बैंक में जो है वो लॉकर में रख देगी। अब वो जो पैसा सरकार के द्वारा सेंट्रल बैंक से लोन की फॉर्म में लिया गया वो हमारी इकोनॉमी में ही आ जाएगा और जिससे मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें कोई भी दो राय जो है वो नहीं होनी चाहिए कि तीसरा जो ऑप्शन है ये भी होगा। तो इसका आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय द सेंट्रल बैंक। अब एक चीज देखो, पहली स्टेटमेंट और सेकंड फोर्थ ये आपस में कितनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है एक दूसरे का। तो इससे ही अंदाजा कुछ हद तक लग जाना चाहिए कि फोर्थ जो है वो तो ऑप्शन में नहीं होगा। डिपॉजिट ऑफ करेंसी इन कमर्शियल बैंक, यानी कि अगर लोगों ने जो है वो अपना पैसा ज्यादा बैंकों में जमा करवा दिया तो इससे मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा नहीं होगी बल्कि कम हो जाएगी, ज्यादा पैसा अब बैंकों में जमा है लोगों का। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। इस एमसीक्यू में कुछ भी मुश्किल लगा आपको, ऐसे एमसीक्यू यूपीएससी में जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, मेजरली जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं जो मुश्किल होते हैं वो ज्यादातर द हिंदू वाले या फिर जो लेटेस्ट न्यूज में चल रहा है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में है, तो उन चीजों के एमसीक्यू आपको मुश्किल लगेंगे। लेकिन जो कोर इकोनॉमिक्स से पूछा जा रहा है उसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। और यूपीएससी के पीवाईक्यूज जो है वो सबसे सिग्निफिकेंट है। आप एक बार अंदाजा लगा के देखिए कि ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी जो रेंज है वो ऑलमोस्ट उसी के बराबर रहती है, उसी होराइजन से आंसर जो है वो क्वेश्चन जो है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि M0 M1 M2 M3 इन सब में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले जो आता है वो आता है M0। क्या आता है, M0। M0 को रिजर्व मनी के नाम से भी बुलाया जाता है। किस नाम से बुलाया जाता है, रिजर्व मनी। रिजर्व मनी जो है वो उसमें क्या आएगा, M0 में सिंपल सी बात समझिए क्या क्या आएगा। पहले तो जो करेंसी लोगों के पास है, पब्लिक के पास है, उसके बाद ये आता कि आरबीआई के पास जो कमर्शियल बैंक का पैसा जमा है वो, और प्लस आरबीआई के पास अगर किसी और चीज का डिपॉजिट रखा गया है, एज अ रिजर्व रखा गया है, तो वो भी उसमें कैलकुलेट होगा। M0 में क्या क्या आता है, पहली चीज जो है वो क्या बोली थी मैंने, करेंसी इन सर्कुलेशन, जो लोगों के पास पैसा है। दूसरी चीज M0 में क्या आएगी, जो बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई है। और तीसरी चीज जो है वो M0 में क्या आएगी, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो इन तीनों का जो सम है वो किसके बराबर होता है, M0 के बराबर होता है। अब एक चीज आप देखिए, इसमें 3 चीजें आई, 3 में से 2 चीजें तो जो क्या है, रिजर्व है, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अब 3 में से 2 चीजें जो है वो क्या है, रिजर्व है। इसी वजह से इसका नाम जो है वो रिजर्व मनी के नाम से बुलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिजर्व मनी। क्लियर ऑन दिस। M0 इट इज ऑल्सो नोन एज द हाई पावर मनी, क्योंकि ये मॉनेटरी बेस है। क्लियर ऑन दिस, रिजर्व मनी इज द मॉनेटरी बेस ऑफ द इकोनॉमी। इसका फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखा वही इन्होंने लिखा है। अदर जो डिपॉजिट है उसमें क्या कुछ आता है, जो क्वासी गवर्नमेंट चीजें हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हैं, या फिर इवन IMF, उसके जो पैसे रिजर्व के फॉर्म में रखे हुए हैं आरबीआई के पास, वो भी इसमें काउंट होंगे। ठीक है, तो होप सो M0 जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। M0 में अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर ऑन दिस। अब नेक्स्ट M1 को जानते हैं, M1 में क्या होता है। ठीक है, M1 और M0 इसको जो है अगर देखना हो तो सिंपल टर्म्स में आप ये देखिए कि बेसिकली एक लेवल और आगे चले जाइए, उसमें सिर्फ रिजर्व आ रहे थे, इसमें क्या क्या आएगा। M1 में क्या आता है, करेंसी विद पब्लिक। क्लियर ऑन दिस।
यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, लोगों के जो डिमांड डिपॉजिट है बैंकिंग सिस्टम के अंदर, और अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। क्लियर ऑन दिस? अदर डिपॉजिट विद द आरबीआई। अब सिंपल सी चीज क्या बनी, लोगों के पास जो पैसा है वो प्लस डिमांड डिपॉजिट, यानी कि लोगों का पैसा जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर है वो, प्लस आरबीआई के पास जो डिपॉजिट है वो किस में आते हैं? M1 में आते हैं। किस में आते हैं? M1 में आते हैं। एक चीज और याद रखिए कि M0 को जैसे रिजर्व मनी के नाम से बोला जाता है, M1 को नैरो मनी के नाम से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नैरो मनी। क्लियर ऑन दिस? नेक्स्ट M2 आ गया। M2 में क्या होगा? M2 में क्या होगा? M1 प्लस जो लोगों के पोस्ट ऑफिस, जो लोगों के सेविंग डिपॉजिट पड़े हैं कहां पे? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, तो वो भी जो है वो M2 में कैलकुलेट किए जाएंगे। ठीक है, अब तक हमने तीन चीजों को देख लिया। क्या क्या देखा? M0, M1 और M2। इट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व मनी। इसमें क्या क्या आएगा? तीन चीजें आएंगी, करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M1 में क्या आता है बताइए? M1 में क्या आता है? करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, और क्या आता है? रिजर्व विद आरबीआई। तो ये तीनों चीजें आती हैं। और M2 में क्या आएगा? M1 यानी कि ये तीनों चीजें तो है ही है, प्लस पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो, उसमें जो पैसा है। अब M0, M1 और M2 जो है वो आप लोगों को क्लियर जो है वो हो चुके होंगे। क्लियर ऑन दिस? अब समझते हैं M3 में क्या आता है। M3 में क्या होगा? पहली चीज, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको ब्रॉड मनी भी बोला जाता है। M3 और M4 को, दोनों को ब्रॉड मनी बोला जाता है। क्लियर ऑन दिस? M3 और M4 को। इसमें क्या आएगा उसको एक बार ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अब जो M3 है, पहले M1 में सिर्फ डिमांड डिपॉजिट थे, लेकिन M3 में जो है वो टाइम डिपॉजिट भी साथ में ऐड ऑन हो जाते हैं। यानी कि M3 जो है वो क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, टाइम डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। और M4 में क्या होगा? पोस्ट ऑफिस वाले भी प्लस कर दो फिर, ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग। ठीक है, तो वो क्या आ गए? M4 में आ गए। अब डिफरेंस क्लियर हुआ? M0 में क्या डिफरेंस है, M1, M2, M3 और M4 में क्या डिफरेंस है? इसमें कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, तो इन्हीं से जो है वो आइडिया हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा कि M3 में क्या कुछ आता है। M3 के बारे में क्वेश्चन है, इसके देखते हैं। पहली चीज क्या आती है? करेंसी विद पब्लिक। करेंसी विद पब्लिक आएगा? यस आएगा। नेक्स्ट, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, बिल्कुल आएगा। टाइम डिपॉजिट विद बैंक, ये भी आएगा। M3 इज अ ब्रॉड मनी, तो सारी चीजें ही कैलकुलेट हो जाती हैं इसमें। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो आज मनी एंड बैंकिंग जो है वो हमारा यहीं पे खत्म होता है। मनी एंड बैंकिंग में मोस्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट चीजें जो थी वो हम लोगों ने करवा दी हैं। अब नेक्स्ट जो है वो कल नहीं बल्कि परसों से हमारी न्यू क्लास होगी और नया लेसन जो है वो शुरू करेंगे। क्लियर ऑन दिस? अब इन चीजों को रिवाइज कीजिए। थैंक यू।